हेलो दोस्तों, मैं श्रुति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल रीडर्स कॉर्नर में। आज हम शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास परिणीता का भाग 3 पढ़ेंगे। भाग 3। चारुबाला की माँ मनोरमा ताश खेलने की बेहद शौकीन अवश्य थी, किंतु वह इस खेल में कुशल न थी। उसकी इस कमी की पूर्ति इस खेल में अत्यंत पटु ललिता करती थी। मनोरमा के ममेरे भाई गिरेंद्र के यहाँ आ जाने के कारण अब उसके घर दोपहर में ताश की मजलिस जमने लगी थी। गिरेंद्र जैसे कुशल खिलाड़ी के मुकाबले के लिए ललिता की उपस्थिति मनोरमा के लिए अनिवार्यतः बन गई थी। दूसरे दिन थिएटर देखने के लिए ललिता के यथा समय मनोरमा के घर न पहुंचने पर मनोरमा ने उसे बुलाने के लिए मैरी को भेजा, किंतु अंग्रेजी पुस्तक से अपनी कॉपी में अनुवाद कार्य में व्यस्त होने के कारण वह न आई। तो मनोरमा ने उसे बुलाने के लिए फिर उसकी किसी सहेली को भेजा। उसके भी खाली हाथ लौट आने पर स्वयं ललिता के पास गई मनोरमा ने उसकी कॉपी को फेंक कर कहा, इतनी पढ़ने में लगी है, क्या तुझे मजिस्ट्रेट बनना है? ताश तो तुझे खेलना ही होगा, खेलना भी चाहिए। चल उठ, मेरे साथ चल। अपने को असंतुलित अनुभव करते हुए और रोते हुई सी ललिता बोली, आज मेरा मन बिल्कुल नहीं है। हाँ, कल आ सकती हूँ। किंतु मनोरमा ने उसकी एक ना सुनी। उसकी मामी से उसे कहलाकर उसे अपने साथ ले ही गई और फिर गिरेंद्र के विरुद्ध ताश खेलना ही पड़ा। किंतु ललिता का मन उखड़ा होने से खेल जम ना सका, इसलिए वह उठ खड़ी हुई। ललिता को जाते देख गिरेंद्र ने कहा, कल रात तुमने रुपए तो भिजवाए थे, किंतु गया कोई नहीं। क्या कल रात चल सकोगी? कोमल कंठ में ललिता ने उत्तर दिया, अपनी तबीयत के खराब होने के कारण मेरे लिए थिएटर देखने चलना संभव नहीं होगा। हंसते हुए गिरीन्द्र बोला, अब तो तुम ठीक लग रही हो, कल चलते हैं। नहीं नहीं, कल मुझे फुर्सत नहीं, कहते हुए ललिता जल्दी से चलती बनी। शेखर के डर के अतिरिक्त वह स्वयं भी अपने को लज्जित अनुभव होने के कारण खेल में मन नहीं लगा पा रही थी। इस घर में भी शेखर के घर जैसा ही ललिता का आना जाना और परिवारजनों से मेलजोल है। किसी से किसी प्रकार का कोई पर्दा नहीं है, इसलिए चारू के मामा के सामने आने में भी उसे किसी प्रकार की लज्जा अथवा संकोच अनुभव नहीं होता था। किंतु आज ताश खेलते समय उसे स्पष्ट हो गया कि गिरेंद्र उसके प्रति अनुरक्ति का भाव रखने लगा है। कई दिनों का परिचय प्रेम में बदलने लगा है। किसी पुरुष का किसी स्त्री के प्रति इस प्रकार अनुरागपूर्ण दृष्टि से देखना स्त्री के प्रति कितना अप्रीतिकर हो सकता है, इसकी उसने अब से पहले कभी कल्पना नहीं की थी। घर पर एक चक्कर लगाने के बाद ललिता झटपट शेखर के घर पहुंची और उसके कमरे में जाकर काम में जुट गई। बचपन से इस कमरे की साज संभाल का दायित्व ललिता ने अपने ऊपर ले रखा था। किताबों को झाड़ पोंछ कर व्यवस्थित ढंग से रखना, दावत, कलम, कागज को ठीक प्रकार से रखना, मेज की झाड़ पोंछ करना जैसे सभी काम वही किया करती थी। 6-7 दिन से की गई लापरवाही से कमरे का काम काफ़ी बढ़ गया था। शेखर के आने से पहले वह सब कुछ ठीक ढंग से व्यवस्थित कर देना चाहती थी। ललिता भुवनेश्वरी को माँ कहकर पुकारती थी, उसके पास रह जाती थी और घर के किसी भी सदस्य को गैर नहीं समझती थी। दूसरे लोग भी उसे बेगाना नहीं मानते थे। 8 साल की आयु में माँ बाप को खोने से अनाथ हुई ललिता मामा के घर आई थी और तब से शेखर के साथ उसका भाई बहन का संबंध स्थापित हो गया था। शेखर बड़े मनोयोग से उसे पढ़ाता लिखाता था। शेखर के ललिता से स्नेह करने से तो सभी परिचित थे, किंतु अब यह स्नेह क्या रूप लेने लगा है, इसकी जानकारी किसी दूसरे को क्या, स्वयं ललिता को भी नहीं है। ललिता के बचपन से ही शेखर उसे इतना अधिक लाड़ प्यार देता आ रहा है कि किसी के लिए संदेह करने वाली कोई बात है ही नहीं। उसके किसी आचरण पर किसी के द्वारा उंगली उठाने जैसा कुछ नहीं लगता था। उसके एक दिन इस घर की बहू बनने की तो कोई सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था। वास्तव में ऐसा न कभी ललिता के मन में आया और न ही भुवनेश्वरी के मन में।
ललिता अपना काम समाप्त कर शेखर के आने से पहले ही कमरे से चली जाना चाहती थी, किंतु काम में खोई ललिता को समय बीतने का पता ही नहीं चला। दरवाजे के बाहर से जूतों की आवाज़ सुनकर और सिर उठाकर देखने पर ललिता एक और हटकर खड़ी हो गई। कमरे में प्रवेश करते ही शेखर बोला, अच्छा लौट आई, कल रात किस समय घर लौटना हुआ था? ललिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। आराम कुर्सी पर बैठकर शेखर बोला, अरे बोलती क्यों नहीं? 2 बजे लौटी या 3 बजे? क्या तुम्हारे होठों पर गोंद चिपकी है? ललिता ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। बिगड़ते हुए शेखर ने कहा, जाओ नीचे चली जाओ, तुम्हें माँ जी ने बुलाया है। ललिता भंडार घर के सामने बैठकर जलपान की तस्तरी सजाती भुवनेश्वरी के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, माँ क्या आपने मुझे बुलाया है? नहीं, कहते हुए वह ललिता के चेहरे पर देखने लगी और बोली, ललिता क्या तूने कुछ खाया पिया नहीं है, जो तुम्हारा चेहरा इस प्रकार सूखा हुआ है? ललिता ने सिर हिलाकर नहीं खाने का संकेत दे दिया। भुवनेश्वरी बोली, अच्छा भैया को जलपान कराकर मेरे पास आ जा। तश्तरी हाथ में देखकर कमरे में पहुंची ललिता ने देखा कि शेखर ऑफिस के कपड़े बदले बिना ही आंखें मीचे आराम कुर्सी पर लेटा ऊँघ रहा है। उसके समीप पहुंचकर ललिता धीरे से बोली, आपके लिए जलपान लाई हूँ। बिना आंखें खोले और ललिता की ओर बिना देखे शेखर बोला, कहीं पर रख दो। ललिता तश्तरी हाथ में लिए खड़ी रही। बिना आंखें खोले भी शेखर को ललिता के खड़े होने का पता लग रहा था, इसलिए वह बोला, मुझे अभी जलपान करने में देर है, तुम कब तक इस तरह खड़ी रहोगी? तश्तरी रखो और नीचे चली जाओ। मन ही मन कुड़ते और तिलमिलाते हुए ललिता विनम्रता से बोली, मुझे ना कोई जल्दी है और ना ही नीचे कोई काम है। आंखें खोलकर शेखर बोला, चलो मुंह तो खुला, नीचे का ना सही, घर में तो कुछ करने को होगा। क्या वहाँ भी कोई काम नहीं होगा तो बगल वाले घर में होगा, तुम्हारा कोई एक घर थोड़ी ही है। हाँ यह ठीक है, कहती क्रोध से उबलती तश्तरी को मेज पर पटकती और न जाने क्या बड़बड़ाते हुए ललिता कमरे से बाहर चल दी। शेखर उत्सव में बोला, शाम को थोड़ी देर के लिए आना, बार बार ऊपर नीचे चक्कर लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता। कहते हुए वह चलती बनी। ललिता के नीचे पहुंचने पर भुवनेश्वरी बोली, भैया के लिए पान तो तू ले ही नहीं गई। माँ मुझे भूख लगी है, पान किसी और के हाथों भिजवा दो। कहते हुए वह धम से जमीन पर बैठ गई। ललिता के कुमलाए चेहरे को देखकर भुवनेश्वरी बोली, कोई बात नहीं, तू कुछ खा पी ले, पान मेहरी दे आएगी। ललिता खाने बैठ गई। उसे दुख था कि थिएटर न जाने पर भी उसे शेखर की डांट खानी पड़ रही है। इस कारण वह शेखर का सामना करने से कतरा रही थी, जबकि उसकी अनुपस्थिति में उसके कमरे को सजाने संवराने का सारा काम ठीक से करती रही थी। भाग 4 समाप्त।